सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, ये हमारा क्लास 12th का फिजिक्स है जिसमें आज हम लोग इसका ये वाला लेक्चर नंबर देख रहे हैं बच्चों। और आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, और उसके बाद मैं देखूंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। क्या इस वीडियो में इतना ही मिलेगा? नहीं, इस वीडियो में आज हम समांतर प्लेट को पूरा खत्म करेंगे, ये वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो। तो बच्चों, फिर मैं देखूंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है जब प्लेटों के बीच में कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है। इसका मतलब दो हम यहाँ पे निगमन आज करने वाले हैं इस वीडियो में। बच्चों, पहले हम आपको बताएंगे कि संधारित्र क्या है, फिर उसका सिद्धांत, और उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, फिर हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, आपने अगर अभी तक ये नहीं देखा है कि पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और जाने के बाद आप देख लेना कि कौन कौन से आपको लेक्चर मैंने दे दिए हैं। सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बच्चों, संधारित्र के बारे में बात करते हैं। संधारित्र मैंने आपको पहले भी बताया है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है ना, एक ऐसा समायोजन है। समायोजन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ प्लेटें हैं, फिर कुछ वायर हैं, इन सबको मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, एक ऐसा समायोजन बनाया गया है जिसमें आवेश का संचय होता है। समझ में आई बात? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसका ओवरव्यू दिया था कि आखिर क्या होता है संधारित्र। देखो बच्चों, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए, जैसे मान लो बच्चों ये है, इसको संधारित्र बनाना हो तो क्या करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए लेकिन फिर भी इसमें आवेश की मात्रा को संचित किया जा सके, एक ऐसा समायोजन। समझ में आई बात? आपके पास एक स्केल है, उसको आप बालों पे रगड़ते हैं, उसमें भी आवेश का संचय होता है क्योंकि उसमें भी तो कुछ ना कुछ चार्ज आता है ना। लेकिन उसके वजह से आपने उसको क्या किया, घर्षण उत्पन्न किया, घर्षण के द्वारा आपने आवेश को आप आवेश को लेके आए। लेकिन ऐसा कुछ भी ना करो आप, उसके बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करो जिसमें आवेश का संचय हो सके, उसको कहते हैं बच्चों क्या, संधारित्र। समझ में आया? उसको क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं बच्चों। और इसी संधारित्र को हम लोग यहाँ पे आज समझने वाले हैं। देखो बच्चों, क्या है संधारित्र का सिद्धांत क्या है। हमने क्या किया है, एक प्लेट लिया है ये वाली, और इस प्लेट को मैंने एक वायर से जोड़ दिया और इस प्लेट को भी एक वायर से जोड़ दिया और इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया। इसका मतलब इसको मैंने भाई निगेटिव टर्मिनल ये होगा और पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, क्योंकि अगर आप पृथ्वी से जोड़ोगे तो आपको पता है कि वो अर्थिंग का काम करेगी ना। तो ये अर्थिंग वायर की तरह से यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से जुड़ा एक अन्य आवेशित चालक रख दे, मतलब कोई एक चालक है, उसको एक वायर से जोड़ा है, फिर हमने पृथ्वी से जोड़कर दूसरा एक वायर और रख दिया है, तो वह पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता रहता है। अब आप यहां पे जरा ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा, तो वह पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता रहता है। फिर हमने लिखा है जिससे उसकी धारिता बढ़ती जाती है, जिससे उसकी धारिता बढ़ती जाती है। इन चालकों को प्लेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं समझता हूं आप ये रट लोगे, ये समझ लोगे कि भाई संधारित्र में आवेश का संचय होता है, लेकिन ये कौन बढ़ता है कौन घटता है ये शायद आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। एक चीज बताता हूं बच्चों, मैंने आपको बोला था कि C बराबर Q/V बोला था। अब यहां जरा ध्यान से देखना, पहले चालक के वैद्युत विभव को कम करता रहेगा कौन, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ती जाती है। बच्चों एक बात बताना, अगर ये जो मेरा Q है, ठीक, यहां पे हमने एक आवेश लेके आया हूं ना, कोई एक प्लेट जिसमें आवेश है, तो ये Q आवेश का है, जिसके कारण ये चीज हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये चीज अगर कम हो रही है तो ये चीज फिर क्या हो रही है, अधिक हो रही है, मतलब ये फिर बढ़ रहा है, क्योंकि C जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, V से। और V को अगर कम करते हुए जाओगे ना तो C की वैल्यू तो बढ़ने ही वाली है बच्चों। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम V को लगातार कम करते रहेंगे तो C का मान भी लगातार बढ़ता रहेगा। समझ गए? ये है संधारित्र का सिद्धांत कि कोई एक प्लेट लिया, वो धनावेशित है, उसके बाद क्योंकि उसको आपने किसी अलग वायर से जोड़ दिया है, फिर उसके बाद उसके निकट एक पृथ्वी से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्लेट लेके आते हो, उसको पास में रखते हो, जिसके कारण उसका पोटेंशियल लगातार कम होता जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भाई निगेटिव चार्ज है,
पोटेंशियल अगर लगातार कम होता जाएगा तो फिर बच्चों V का वैल्यू आपका कम होता जाएगा, तो C का वैल्यू फिर आपका बढ़ता जाएगा। तो C का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, धारिता बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है आवेश का संचय हो रहा है बच्चों। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि आपके कोर्स में आखिर कौन सा संधारित्र है। बच्चों ये एक ही है, समांतर प्लेट संधारित्र। इसकी रचना धातु की दो प्लेटों को अलग अलग स्टैंडों में जोड़ दिया। भाई एक प्लेट ले लिया है, देखो मान लो एक प्लेट हो गई, इसको नीचे स्टैंड लगा दिया, देखो ये स्टैंड लगा के ऐसे ऐसे बांधा और ऐसे जोड़ दिया। ये स्टैंड है बच्चों, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये भी एक प्लेट है। दो प्लेटें ले ली हैं, है ना। मैंने बोला कि इसकी रचना धातु की दो प्लेटों को अलग अलग स्टैंडों में जोड़ा गया है और एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी में रखा गया। इसका मतलब ये जो डी दूरी है ना, ये बहुत कम है, ये बहुत कम दूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ये दूरी बहुत ज्यादा कम है, इनको पास पास रख दिया गया, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अभी आप देखो ये हमारी हो गई। इन प्लेटों का मैंने नाम दिया है एक्स और वाई। इनको एक तार को देखो रेड कलर का बना के पृथ्वी से जोड़ दिया नीचे, और कमेंट सेक्शन में बताना कि रेड कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद बाकी तो कुछ बताओगे आप लोग। फिर उसके बाद बच्चों देखो ये एक्स प्लेट हो गई, ये हमारी वाई प्लेट हो गई। अब बच्चों देखो क्या क्या इनकी रचना धातु की दो प्लेटों को अलग अलग स्टैंडों में जोड़कर एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखकर की जाती है। लेकिन ये संधारित्र वगैरह तो पेपर में 1 से 2 नंबर का ही कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए, वो अलग बात है। नहीं तो अब जो बताने जा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आखिर क्या होती है। तो इसको करने से पहले स्क्रीनशॉट तो बनता ही है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद बात करेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो तो अभी बात करते हैं कि भाई क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र तो आपने समझ ही लिया है कि आखिर क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं जिनको मैंने एक्स और वाई नाम दिया है ना। वैद्युत क्षेत्र प्लस से इधर माइनस की ओर होता है। एक को मैंने पृथ्वी से जोड़ रखा है, दूसरे को मैंने अलग जोड़ रखा है बच्चों, है ना। अलग से मतलब क्या है कि एक को मैं यहाँ पे विद्युत दे रहा हूँ और दूसरे को पृथ्वी से जोड़ रखा है। अब इसमें आवेश लगातार क्या हो रहा है बच्चों, आवेश के ये जो माइनस क्यू आवेश और ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। जब इसमें इसको मैं क्यू के मान को बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इसको लेके आ रहे हैं, तो V की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। और V की वैल्यू अगर लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि हमने पृथ्वी से इसको जोड़ा है तो भाई आवेश तो बढ़ ही रहा है, और Q का मान लगातार जो है वो आपका बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से V का मान लगातार कम हो रहा है। और V का मान लगातार कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि धारिता बढ़ रही है, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूले में भी बताया कि C = Q/V। अब हम समझते हैं कि इसके पहले छोटा सा निगमन है, उसको करते हैं। याद कीजिए जब आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आपने वहां पर पढ़ा था कि समांतर प्लेट जो दो होती हैं या चादर होती है, उनके कारण कितनी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, ध्यान से सुनना बेटा, यहां लिखोगे आप हम जानते हैं कि समांतर प्लेट जिसको आप यहां चादर लिख लीजिए, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, हम जानते हैं कि समांतर प्लेट मतलब चादर के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत, याद होगा आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात बता दूं मैं आपको, अभी यहां कुछ लिखना है इसलिए प्लीज अभी नोट मत करना, पहले समझ लो आप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = शायद आपको फॉर्मूला याद हो, σ/ε0। जहां यह सिग्मा क्या है बच्चों, ये आपका पृष्ठीय घनत्व है जो कि आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आपका परावैद्युतांक भी दिया है तो उसको भी हम लोग लिखते हैं कि σ/K/ε0, जहां ये सिग्मा बराबर Q/A होता है, ये भी आपने पढ़ा है। ए क्या है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल है, जो बच्चों इनका क्या है, क्षेत्रफल। समझ गए। अब इसको हम यहां रखेंगे तो E = देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, इसको रखेंगे यहां पे तो Q और नीचे हो जाएगा आपका K/ε0 और A।
यह आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब मैं ये बोल देता हूं, आप लोग सबसे पहले लिख लो, क्योंकि लिखते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लिखो बच्चों, मैं बोल देता हूं। देखो चित्र में x, y 2 समांतर प्लेटें हैं। चित्र में x, y 2 समांतर प्लेटें हैं, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। जिनमें इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है, a है। धीरे धीरे करके रुक रुक के लिख लेना आप लोग। जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। उसके बाद लिख रहे हैं इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इनके बीच की दूरी बच्चों स्मॉल d है। ठीक है, इतना लिखा आपने। माना यह दोनों प्लेटें एक ऐसे माध्यम में रखी हैं जिनका परावैद्युतांक k है। k हमारा कैपिटल बनेगा, परावैद्युतांक k होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आप लिखोगे कि माना x को +q कूलाम का आवेश दिया जाता है। माना x प्लेट को +q कूलाम का आवेश दिया जाता है, जिस कारण y के भीतरी तल पर भाई अंदर ही आवेश आएगा। अब ये समझो बेटा, ये मेरी एक पहली प्लेट है जो x है, इधर एक दूसरी प्लेट लेके आए हैं। अगर इसको आवेश देंगे तो इसकी पृष्ठ पे आवेश आएगा +q का, क्योंकि आवेश तो पृष्ठ पे होता है, इतना याद रखना। तो इधर जो प्लेट आपने लगा रखी है, मान लो ये प्लेट लगाई है आपने, इस पर जो आवेश आएगा ना वो भी इधर ही पृष्ठ पे होगा। समझ गए? तो आप लिखो जिस कारण प्लेट y के भीतरी तल में -q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझ गए? क्योंकि y प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण, y प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण इसके बाहरी पृष्ठ का +q आवेश इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, क्योंकि बच्चों जैसे ही पृथ्वी से आपने जोड़ा, इसका मतलब है कि ये निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पृथ्वी से जोड़ने के बाद तुरंत निगेटिव चार्ज ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जितना इस पे प्लस चार्ज होता है ना, वो देखो इसमें आपका प्लस और माइनस दोनों चार्ज था, लेकिन जब आपने पृथ्वी से जोड़ दिया तो इसका जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो गया। अब निगेटिव केवल बचा है। समझ गए? +q आवेश इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, मतलब हट जाता है इस प्लेट का, केवल माइनस का बचता है। अतः x और y प्लेटों पर समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश है। समझ गए कि भाई मैंने बोला x और y दो प्लेटें हैं। प्लेट x को +q आवेश दिया जाता है, जिस कारण इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं, जिसके कारण इस पे दोनों तरीके का आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन इसके कारण इसमें जो +q आवेश है पृथ्वी के जोड़ने की वजह से इसका सारा आवेश प्लस वाला खत्म हो गया इलेक्ट्रॉनों की वजह से। अब उसके बाद इसके बाहरी पृष्ठ पर ये होगा आवेश, इसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश होगा, और इसके बाद अब इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। इनके बीच की दूरी d है और ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन k है। लिख लिया होगा हमें उम्मीद है। ठीक, अब हमने ये E लिख लिया, Q/K/0 A लिख लिया, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इतना सभी को समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि दोनों प्लेटों, माना दोनों प्लेटों, देखो कोई टीचर आपको इस तरीके से बोल बोल के नहीं लिखवाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक ऐसा इफेक्ट उत्पन्न होता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे छोड़ के चले जाते हैं जो शिवम सर को नहीं जानते हैं। लेकिन जाने दो, जिसको जाना है, जिसको पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ वो जरूर देखेगा, है ना। तो माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है। अतः हम एक फॉर्मूला जानते हैं, अतः हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अतः उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े फर्स्ट चैप्टर में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाई दे रहा है ना इस यहाँ से, E = V/D। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, E = V/D लिख लिया। इतना हो सकता है थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, पर E = V/D लिखा होगा। अब बच्चों देखो, एक हम लोग फॉर्मूला जान देना, E = V/D। तो यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू को निकालूंगा तो V की वैल्यू आएगी E और D, लेकिन हम अभी निकाल चुके हैं कि E = Q/K/0 A, यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा Q/K/0
एप्सिलॉन नॉट ए और इनटू में डी, ये मेरा v का वैल्यू आएगा। समझ गए? ये मेरा किसका वैल्यू आया बच्चों? v का वैल्यू आएगा, सॉरी d मैंने कहाँ लिख दिया, d हमारा यहाँ लिखा जाएगा। ये मेरा किसका वैल्यू आया बच्चों? विभव का, जितना उत्पन्न होगा वो। लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग धारिता निकाल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? धारिता। बच्चों जब अगर हम लोग धारिता निकाल रहे हैं तो हम लोग एक धारिता के बारे में एक फॉर्मूला जानते हैं, जो कि धारिता आवेश और विभवांतर के बीच में होता है। देखो मैं चीज़ों को डायरेक्ट नहीं बताऊंगा आपको ताकि रटना ना पड़े, तो आप लिखोगे कि हम जानते हैं मेरे लाल कि C इजक्वल टू Q अपॉन V, ये फॉर्मूला जानते हैं। अब हम इसमें V की वैल्यू को रखेंगे, तो Q तो ऊपर है ना, ये QD होगा और इसका नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो इनटू में K एप्सिलॉन नॉट और A होगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, C इजक्वल टू होगा K एप्सिलॉन नॉट A और इनटू में क्या होगा? D, मतलब अपॉन में होगा D। ये मेरा क्या आएगा? मेन वाला फॉर्मूला आएगा। समझ में आ गया? इतना कितना सिंपल था ना। अब एक यहाँ पे केस उत्पन्न होता है, अगर ये प्लेटें कहाँ रखी हूँ? वायु में। अब आप सोचोगे सर जी 1000 बार आपने बताया है कि अगर वायु में रखा होगा तो K का मान 1 होगा। हाँ, तो K का मान क्या होगा? 1 होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यदि प्लेटें वायु में है, वायु में रखी हो, तब K बराबर 1 होगा और ये फॉर्मूला C इक्वल टू हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में क्या होगा? D, और K के जगह पे आप क्या लिख दोगे? 1। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला ये आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ इतना? जब K रखोगे तो यार C की जगह पे C नॉट कर लो, क्योंकि ये हमारी निर्वात में हमने ज्ञात की है धारिता, और ये मैंने तब ज्ञात की है जब परावैद्युतांक दिया हो तब। ये चित्र नहीं मिटाना है क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ होने वाला है। समझ में आई इतनी चीज? क्लियर? अब एक बात जरा देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसमें K से गुणा हो रहा है और इसमें K से गुणा नहीं हो रहा है। K का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है, हमेशा 1 से ज्यादा होता है। इसका यह मतलब हुआ कि जब ये प्लेटें वायु में रखी होंगी तब जो धारिता निकलेगी वो बहुत कम निकलेगी। बच्चों ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं, बाद में मत कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं। तो बच्चों ये C नॉट और ये C, इस बात से एक बात का पता चलता है कि अगर हम C और C नॉट के बीच में एक संबंध निकालना चाहें तो क्या आएगा? देखो मिटाऊं क्या? इसको मिटाता हूं। देखो बेटे बेटा, अगर मैं ये निकालूं कि C और C नॉट के बीच का संबंध क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि एक नोट, ये नोट ही है बेटा, अलग से नोट। देखो हम ये निकालेंगे कि C अपॉन C नॉट, अगर इन दोनों को निकालें तो मतलब ये बटे ये होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, भाई डिवाइड कर रहे हो, सिर्फ क्या बचेगा? K बचेगा। तो इसका मतलब C की वैल्यू आएगी बच्चों यहां से C नॉट और K, ये आएगा, या फिर K को पहले लिख लो, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, K और C नॉट। इसका ये मतलब हुआ कि यदि प्लेटें वायु के स्थान पर किसी किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखी हूं, तब उत्पन्न धारिता K गुना होती है। अब आप सोच रहे हो कि इसका यूज कहां है? देखो उपयोग बताता हूं। मान लो आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, उस न्यूमेरिकल को हल करते इस टाइम पे दिया नहीं गया है कि वो वायु में रखी है या फिर वो निर्वात में रखी है, ऐसा नहीं दिया गया, मतलब या फिर किसी एक ऐसे माध्यम में रखी है जिसका परावर्तनांक K है, K का मान कुछ दे दिया है।
तो आपसे पूछेंगे कि बताइए दोनों उत्तर को में अंतर बताइए क्या होगा, और परावर्तनांक दे दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि जब ये प्लेटें वायु में रखी हैं तब उत्पन्न धारिता, और जब ये प्लेटें किसी एक ऐसे माध्यम में रखी हैं जिसका पराविद्युतांक k बराबर 2.5 है, तब दोनों माध्यमों में, जब पराविद्युतांक में है तब, जब निर्वात में है तब, या मतलब निर्वात मतलब वायु, तो दोनों माध्यमों में उत्पन्न धारिता के बीच में संबंध क्या है। या ऐसे दे दिया कि वायु में उत्पन्न धारिता कितने गुना होगी, या दे दिया कि माध्यम पर उस माध्यम की धारिता जिसमें जो उस माध्यम में रखी प्लेटों की धारिता जो जिनका परावर्तनांक k है तो कितनी धारिता होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसी से निकाल लेना है। इसको देखो, आप बता दोगे कि वायु में C0 है, इसमें C है, इसका मतलब वायु में कम होती है और इसमें परावर्तनांक k। तो ये वाली लाइन आप लिखोगे बस, प्लेटें वायु के स्थान पर किसी k परावर्तनांक वाले माध्यम में रखी हूं तब उत्पन्न धारिता k गुना होती है। समझ गए? इतना आया समझ में? अब एक क्वेश्चन और मन में आता है, और वो मन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर इन प्लेटों के बीच में कोई दूसरी एक प्लेट रख दी जाए जिसका पराविद्युतांक k हो तो क्या होगा, और इसकी प्लेट की मोटाई t हो गई तब क्या होगा। तो इसको बताने से पहले प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि एक छोटा निबंध और करने वाले हैं। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, तो अब देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच में कोई एक परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब आखिर क्या होगी। बहुत अच्छा सा डेरिवेशन कराने वाला हूं बच्चों। 2 प्लेटें बनाते हैं, ठीक है। एक प्लेट मेरी ये हो गई और एक प्लेट बच्चों ये हो गई। ये 2 प्लेटें हो गई और दोनों प्लेटों को वायु में रखते हैं। मतलब ये मेरी एक प्लेट और एक मेरी प्लेट ये वाली हो गई, 2 प्लेटें हो गई। इस प्लेट को, जो हमारी पहली वाली प्लेट है, इसको हम किसी स्टैंड में ऐसे जोड़ देते हैं बच्चों, ऐसे, और इसके बाद इसको किसी वायर से जोड़ देते हैं। जैसा आप सभी ये जानते हो कि इसको किसी वायर से जोड़ दिया है बच्चों, ठीक। और इसको क्या किया गया है, इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया है। ये पृथ्वी है और इसे +q का आवेश दिया जा रहा है, ठीक। तो इस पे ये +q का आवेश यहां आ जाएगा, यहां -q का आवेश आ जाएगा, जैसा आप सभी जानते हो। लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैंने एक और एक्सपेरिमेंट कर डाला। मतलब मैंने नहीं किया यार, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, ठीक है, जिसने किया वो जाने। तो ये क्या किया कि ये एक पट्टी रख दी इसके बीच में, और जो ये पट्टी रखी है ना, इसकी मोटाई कितनी है, t है। ध्यान से सुनना, इसलिए आपके सामने बना रहा हूं। इसकी मोटाई t है, ये t मोटाई की पट्टी है, और इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, d है। इन जो प्लेटें दोनों हैं, इनका नाम जो है वो मैंने x और y दिया हुआ है, और इनका जो क्षेत्रफल है प्लेटों का, भाई चौड़ी चौड़ी नहीं बनाई है, मन करे बना लेना। ये प्लेटें, जो ये वाली प्लेट है और जो ये वाली प्लेट है, इनका क्षेत्रफल कितना है, दोनों का समान है, ठीक। दोनों का क्षेत्रफल a है। इतना समझ में आया? तो मैं एक बात बताना, ये वायु में अगर प्लेटें रखी हैं, तो वायु में अगर ये दोनों रखी हैं प्लेटें, और इसका जो परावैद्युतांक है पट्टी का वो k है, तो इस जो प्लेटें मेरी वायु में रखी हैं, कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, पहले ये ज्ञात करो, ठीक। कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी ये ज्ञात करो। तो हम लोग लिखेंगे पहली लाइन कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, वायु में। देखो ध्यान से लिखेंगे कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों अगर वायु में हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर फॉर्मूला आएगा Q अपॉन, भाई हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं कि σ0 A, ये तो मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक। ये हमने देख लिया कि ये σ0 हो गया और ये मेरा क्या हो गया, A हो गया। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि, ओहो सॉरी,
एप्सिलॉन नॉट में कहाँ चला गया था, खो गया था मैं। लेकिन हम फॉर्मूला जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये फॉर्मूला जानते हैं। डायरेक्ट इसमें हम ना रख दें फॉर्मूला में, तो ये हम लिखेंगे डायरेक्ट रख दें इसमें। चलो अगली लाइन में करते हैं यार। सिग्मा हटेगा तो क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये हमारी ई हो गया। लेकिन हमने इसको 1 नाम दिया है E1 क्योंकि ये वायु में उत्पन्न है। इसी तरीके से लिखेंगे प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक लिख सकते हो, या फिर प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या लिखोगे मेरे लाल, E2 लिखोगे। और ये क्या होगा, सेम रहेगा Q और A और एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक समस्या है, Q तो समान है, A भी समान है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ एक चीज और आ गई और वो है K, क्योंकि ये K परावैद्युतांक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब दोनों में अलग अलग है। ये समीकरण नंबर 1 है। अरे यार मत मानो, इतना तो समझदार हो ही। अब एक बात बताओ कि वायु में दूरी कितनी है, इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में वायु में दूरी कितनी है, ध्यान से देखना बेटा। वायु में दूरी बताओ, कुल दूरी कितनी है, d। ये पट्टी वाली दूरी हटा दो तो वायु में दूरी हो गई t माइनस टी, मतलब d माइनस टी, समझ गए। d में हमने t को माइनस कर दिया है, तो इतनी दूरी ही वायु में बचेगी। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि प्लेटों की वायु में दूरी d माइनस टी, वायु में दूरी d माइनस टी तथा परावैद्युत माध्यम मतलब पट्टी। परावैद्युत लिखना मत, अभी कुछ बोलूंगा यहां पर लिखने के लिए। प्लेटों की वायु में d माइनस टी और परावैद्युत माध्यम में दूरी कितनी है बच्चों, t है, ठीक है। अतः कुल विभवांतर v बराबर कितना आएगा, जो उत्पन्न होगा वायु में और जो उत्पन्न होगा परावैद्युत में, दोनों में। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि v बराबर ed, यहां से निकाल रहे हैं बच्चों। e क्या है, देखो कुल निकाल रहे हैं। पहले वायु में उत्पन्न वैद्युत विभव, तो वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वायु में दूरी। ध्यान से देखना बेटा, नहीं रटोगे बाद में फिर। अब परावैद्युत में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि E2 है, और दूरी कितनी है, t नहीं है, d नहीं है, t है। कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा अलग बोल जाता हूं कभी कभी। d नहीं है, क्या है, t है। समझ में आया, d नहीं है, क्या है, t है। तो ये उत्पन्न विभव मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें E1 और E2 के मान रखेंगे। चलो ऊपर रखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पहले ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें E1 और E2 के मान रखूंगा। तो चलो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। v बराबर E1 की वैल्यू रखो। बेटा एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई ना कर रहे हो, इतना तो मुझे साफ साफ शो हो रहा है। कितनी अच्छी पढ़ाई चल रही है मुझे बहुत अच्छे से पता है। E2 का वैल्यू पुट करो, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद इनटू में T। जो कॉमन है वो कॉमन लेते हैं सबसे पहले। क्या कॉमन है, Q कॉमन है और A कॉमन है बच्चों, और एप्सिलॉन कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, D बचेगा, माइनस में T बचेगा, और उसके बाद प्लस, फिर यहाँ से बचेगा T अपॉन K। क्या बचेगा बच्चों, T अपॉन K बचेगा। अगर एलसीएम लोगे तो फिर ये क्वेश्चन फिर बढ़ता हुआ जाएगा, अच्छा नहीं होगा, इसे यही रहने दो। आप लिखो कि परंतु
जो धारिता होती है वो धारिता होती है बच्चों C बराबर Q अपॉन V। V के वैल्यू को पुट करना शुरू कर दो, रखो बेटा V का वैल्यू। V का वैल्यू रखोगे तो नीचे ये आएगा, Q से Q कट जाएगा, इसका मतलब है ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे रखो, Q लिखा, V की वैल्यू रखो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T एक ब्रैकेट में और प्लस का T अपॉन K। इसमें जो ये वाला पार्ट है Q से Q कट जाएगा और ये पूरे के बटे में, क्योंकि इसके पूरे बटे में इसलिए ऊपर जाएगा, K ये वाला नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा सिर्फ। तो यहाँ से आएगा हमारे पास, शायद दिखाई दे रहा होगा, A एप्सिलॉन नॉट है ना, या एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लो, A बाद में कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि एप्सिलॉन हमेशा पहले ही लिखते हैं हम लोग। नीचे क्या बचेगा, D माइनस T एक ब्रैकेट में और प्लस T अपॉन K। याद रखना ब्रैकेट खोला तो सबसे बड़ी गलती आप करोगे, ब्रैकेट नहीं खोलना है। ब्रैकेट खोलोगे T से T कटा हुआ नजर आएगा आपको, फिर काट दोगे आप, फिर गलती हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस करते हैं, लेकिन केस को करने से पहले मैं सोच रहा हूं कि मैं इसमें लिखवा दूं आप लोगों को, नहीं तो आप लोग मेरे ऊपर FIR कर दोगे कि सर केवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को करते हुए जाते हैं, कुछ लिखवाते ना है। लिखो बच्चों, बोल रहा हूं मैं, लिखो जल्दी से लिखो कि माना XY दो समांतर प्लेटें हैं, माना XY दो समांतर प्लेटें हैं जो वायु में रखी हैं और वायु में उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक K परावैद्युतांक वाली T मोटाई की, T स्मॉल लिखना, इतने बड़े काबिल तो हो ही आप, स्मॉल T मोटाई की पट्टी रख दी जाती है। इतना लिख लिया आपने, रख दी जाती है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी D माइनस T रह जाती है। अतः फिर वहीं से जहां से बताया था वहीं से कॉपी कर लेना बच्चों। समझ में आ गया इतना? ये मैंने निकाल लिया है। अब इनके हम केस करते हैं बच्चों कुछ। केस नंबर 1, पहला वाला केस देखो। अब पहला केस ये होगा कि प्लेटों के बीच में ऐसा पट्टी रखा जाए कि ये पट्टी इतना मोटा हो जाए। अब तो खिलवाड़ कर सकते हैं ना शिवम सर इसमें, यार इतना मोटा पट्टा इसमें रख दिया जाए। पट्टी तो नहीं कहोगे अब आप इसको ना, पट्टा ही कहोगे। तो बेटा पट्टा रख दिया जाए इसमें इतना मोटा। अब क्या होगा, जब इतना मोटा पट्टा रखोगे तो जो ये D दूरी दिख रही है ना, इसमें से आप T हमारा माइनस करोगे तो वायु में जो दूरी बचेगा ना D माइनस T, उसको हम बोलेंगे कि D और D ये दोनों बराबर है, तो वायु में दूरी तो कुछ बचेगा ही नहीं, वायु का काम खत्म। प्लेटों के बीच में केवल परावैद्युतांक ही परावैद्युतांक आया। तो क्या करोगे, क्या लिखोगे आप, जब इनके बीच में एक ऐसी पट्टी रखी जाती है कि पूरा स्थान घिर जाता है, तब T बराबर D होता है और ऐसे केस में ये 0 होता है, ये K ऊपर जाता है। यही तो होवत है ना। देखो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच में प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तब D का वैल्यू T के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब T की जगह पे D रखा जाएगा, D की जगह पे T रखा जाएगा। तो बच्चों D की जगह पर T रखो, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D और इनटू में नहीं है, प्लस में D अपॉन K। D के आजकल बहुत फेमस है, D के समझ ही गए होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ शॉर्ट में। अब D में D चला जाएगा, 0 होगा और आजकल A और अपॉन K होगा। K को ऊपर ले जाएगा मैं, तो जब इसको मैं ऊपर ले जाएगा
तो क्या आएगा? समझ में आया क्या इतना? कि ये मैंने हो गया इतना लिख दिया बच्चों। अब नीचे 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 नीचे, ये यही तो मैं कंफ्यूज हो रहा था यार कि ये साला ए कहाँ से आ गया। डी अपॉन के, अभी ना के को ऊपर ले जाओगे आप तो सी इज इक्वल टू आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द करेक्ट या डन। अभी इतना समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर पूरे स्थान पर ये पट्टी को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अगर इस पट्टी को हम हटा दें तो क्या होगा बताओ? यदि केस नंबर 2, यदि पूरे स्थान पर निर्वात हो, अब बताना जब पूरे स्थान पर निर्वात होगा तो के बराबर 1 होगा। बताओ के बराबर 1 होगा तो जब के बराबर 1 होगा, स्क्रीनशॉट मारो यार जल्दी से तुम लोग ना, आज बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे शिवम सर। देखो अब क्या होगा यार, जल्दी से स्मार्ट बोर्ड मेरे को लेना पड़ेगा। फॉर्मूला C इक्वल टू, अभी अभी आप लोगों ने देखा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। अब जब निर्वात होगा तो के की जगह पे 1 हो जाएगा, फिर एप्सिलॉन नॉट ए होगा और डी माइनस टी होगा और प्लस में टी आएगा क्योंकि के का वैल्यू ए हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो बच्चों ब्रैकेट खुलेगा, टी से टी उड़ जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला बचेगा। और एक बात बताना, दिस इज योर फर्स्ट निगमन जो मैंने अभी अभी किया था इसके पहले, उस समय पट्टा नहीं था तो बच्चों ये वाली धारिता आई थी। ये भी प्रूफ हो गया ना कि इतना सारा जो फॉर्मूला अभी तक करके आए हो वो ये है। समझ में आया? तो कुछ आया कि नहीं आया? आया होगा है ना, क्योंकि मैंने ना बहुत धीरे धीरे पढ़ाया आज के सेशन में, बहुत अच्छे से आज मैंने धीरे धीरे की बात की, धीरे धीरे पढ़ाया, सब समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को, कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा है ना। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं बच्चों, मैंने आज 2 निगमन आपको बताए, इनके 2 केस बताए। चलो चलो अभी अभी और केस है यार, अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी और केस है, मैं तो भूल गया था। केस नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब आते हैं एग्जाम में, मेरे माइंड से निकल गया था बच्चों। केस नंबर 3, केस नंबर 3 है कि यदि प्लेटों के बीच धातु की पट्टी रख दी जाए। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच ये ऐसी पट्टी रख दी जाए जो धातु की हो, धातु की पट्टी रख दी जाए, ठीक है। अब देखो मिटाएगा नहीं, मैं मिटाएगा नहीं अब, तो C बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए फिर डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। हमारा मेन वाला फॉर्मूला ये हो गया कि एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी और उसके बाद प्लस टी अपॉन के, ये हमारा मेन फॉर्मूला। अगर हम ये रख देंगे, रख दी जाए तब के बराबर इनफाइनाइट, क्योंकि बच्चों वायु के लिए जो होता है वो 1 होता है, लेकिन वायु की जगह पे अगर धातु की पट्टी हो जाए तो ये इनफाइनाइट होता है, और ऐसा मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है। आपको याद ना हो अलग बात है, पर मैंने बोला है कि के बराबर इनफाइनाइट। अगर के की जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो सोचो एक बार कि क्या होगा, सोचो एक बार, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये C हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ए हो गया और ये डी माइनस टी हो गया, ठीक। अभी सोचना, सोचना बच्चों, टी अपॉन इनफाइनाइट, इसका मतलब टी अपॉन 1 अपॉन 0, ये ऊपर जाएगा, ये 0 अपॉन 1 आएगा, इसका मतलब 0 आएगा। समझ में आया? अलग नोट कर लो, ये पार्ट 0 हो जाएगा तो सिर्फ इतना बचेगा, ये आएगा। ये हमारा 3rd नंबर केस। केस नंबर 4, इसको देखो, यदि प्लेटों के बीच में कई पट्टी रख दी जाए, यदि प्लेटों के बीच K1, K2, K3
डॉट 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 परावैद्युतांक तथा T1 T2 T3 डॉट 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 मोटाई वाली n पट्टी रख दी जाए। तब क्या होगा बच्चों? तब क्या होगा? बहुत सिंपल है, देखो क्या होगा। T1 ये पट्टी रखा ना, इसका मतलब है कि यदि प्लेटों के बीच K1 K2 K3 परावैद्युतांक वाली ये पट्टियां रख दी जाएं, तो जो T ये दिख रहा है इसमें पहले T माइनस कर रहे हो, फिर जब एक पट्टी और रख दी जाए, देखो यार ऐसे देखो, ऐसे नहीं समझ में आता जब तक चित्र नहीं बनाता। तो मैंने चित्र बनाना है बच्चों, ठीक। अब ये मेरा मेन फॉर्मूला है ना, तो C इजक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डी। डी में क्या घटाओगे? पहले पहली पट्टी घटाओगे, फिर दूसरी पट्टी घटाओगे, फिर तीसरी भी घटाओगे। आप सोच रहे हो कि सर जी बार बार प्लस काहे लगा रहे हो? यार क्या करूं, मजबूरी है, अभी दिखाना, अभी प्लस ही हो जाएगा। T1 करोगे, फिर T2 करोगे, फिर T3 करोगे, डॉट डॉट डॉट। लेकिन जब यार कॉमन लोगे, मान लो आप कॉमन ले लिए, तो ये आगे आके प्लस हो जाएगा ये, ठीक। मतलब सारा आपने पट्टी का मोटाई जोड़ लिया और घटा दिया, लेकिन अभी ये बाकी है। तो प्लस T1 करोगे, T2 करोगे, प्लस T3 करोगे, सारी पट्टियों की मोटाई को जोड़ लोगे आपस में, और उसके बाद फिर बटे में K1 करोगे, K2 करोगे, K3 करोगे, और प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया कुछ? इतना अच्छे से आ गया कि नहीं? ठीक, चलो अब इतना अच्छे से आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये हमारे कुछ केस थे जो मैंने आपको 3 नंबर 4 नंबर बताया, और अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो वो सब न्यूमेरिकल में हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब समझ में आया? अब हमने ये चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था लगभग कवर कर दिया है। संधारित्रों का संयोजन बचा है, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र, और उसके बाद फिर श्रेणी क्रम संधारित्र, है ना, उनका संयोजन बचा हुआ है, और वान डे ग्राफ, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 वीडियो और, कल और परसों में ये चैप्टर मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा, और एक वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल करवा देंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम आएंगे एक बढ़िया से चैप्टर में जिसका नाम है विद्युत धारा, ठीक है, जो कि हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है विद्युत धारा। उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और काफ़ी कुछ वहाँ पे पढ़ना भी है, ठीक। चलो तो आज के वीडियो के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। यार आप लोग सोचते होंगे कि सर जी सफलता मिलेगी की जगह पे मिलेगा क्यों कहते हैं? अगले वीडियो में जवाब देंगे। बाय बाय।